Hello and welcome to Just Health for the people by the experts, an initiative by Just Look Hospital in public health awareness. I am Jitendra Haryan, your host for the show. आज के एपिसोड में हम वेरिकोज वेन्स के बारे में बात करेंगे, एक कॉमन वीनस कंडीशन जिसमें वेन्स बड़े और ट्विस्टेड हो जाते हैं. चलिए समझते हैं इसके कॉजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शोएब पडारिया के साथ. Dr. Shoaib Padaria is the Director of Vascular Sciences Department at Just Look Hospital. He carries a rich experience of over 32 years in the field and is trained in the prestigious institutes in India and UK. Proud to mention that he performed the first endovenous laser treatment in India at Just Look Hospital in 2003 and since then performed over 20,000 documented cases. He founded the Venous Association of India and is the Vice President of International Union of Angiology. Welcome to Just Health, Dr. Shoaib Padaria. थैंक यू सो मच। डॉक्टर पडारिया, सबसे पहले बताइए कि वेरिकोवेंस क्या है और ये कैसे डेवलप होता है? तो जैसे आपको तो पता है कि पैरों में दो किस्म की नसें रहती है। एक नस ये होती है जो अच्छा खून ले जाती है जिसको कहते हैं आर्टरीज, और दूसरी नस होती है जो गंदा खून वापस हृदय की तरफ ले जाती है जिसको कहते हैं वेन्स। अब जो पैरों की चमड़ी की नसें रहती है ये बारीक बारीक नसें रहती है, और ये नसों का काम होता है कि चमड़ी का गंदा खून ऊपर ले जाए। ये नसों के अंदर अलग अलग लेवल पर वन वे वाल्व रहते हैं कि खून का दौरा सिर्फ ऊपर की तरफ जाए, वापस नीचे ना आए। आपको हैरानी होगी जानकर कि पैर के अंदर, एक पैर के अंदर 150 से ज्यादा वाल्व रहते हैं। अब कुछ लोगों के अंदर कुछ वाल्व जन्म से कमजोर रहते हैं, और एक टाइम आता है जब कुछ वाल्व बिगड़ जाते हैं। अब क्या होता है, जब जिस नस के अंदर वाल्व बिगड़ा उस नस के अंदर अब गंदा खून ऊपर जाने के बदले नीचे आएगा, और उसके प्रेशर की वजह से ये नस फूलते जाती है। तो ये फूली हुई नसें जो रहती है पैर के अंदर उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। ओके, और ये किस वजह से होता है? तो मेन कारण तो ये रहता है, हमारे डॉक्टरों का कहना है कि जो वाल्व जो होते हैं जन्म से कुछ कारण से कमजोर होते हैं। जैसे ये फैमिलीज में आता है, समझो कि आपकी फैमिली में किसी को वेरिकोज वेन्स नहीं है तो आपके चांस है 20% वेरिकोज वेन्स होने के। लेकिन फादर या मदर एक को वेरिकोज वेन्स हो तो चांस 50% है कि आपको वेरिकोज वेन्स होंगे, और समझो दोनों का है तो 80% चांस है कि आपको वेरिकोज होगी। तो एक तो ये है कि वाल्व कमजोर है, अनुवांशिक है। करेक्ट। सेकंड रीजन ये है कि कभी कभी पैरों को मार लग जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, या कोई ऑपरेशन होता है, जैसे नी जॉइंट सर्जरी हुई, हिप जॉइंट सर्जरी हुई, इसकी वजह से भी वाल्व बिगड़ जाते हैं। और तीसरा मेन कारण है कि मांस के अंदर पैरों के एक बड़ी नस रहती है जिसके कहते हैं डीप वेन। अब डीप वेन के अंदर क्लॉट हो गया, और एक कंडीशन होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आपने सुना होगा डीवीटी, जिससे वो पैर अपना एकदम सूज जाता है, फूल जाता है, हाथी पैर जैसा हो जाता है। उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और चमड़ी की नसों के वाल्व बिगड़ जाते हैं। ये तीन मेन कारण है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स होते हैं। अभी इसके कुछ अलग-अलग प्रकार होते हैं कि कोई ये एक-एक कॉमन कंडीशन होती है? नहीं, ये ऐसा है कि आपकी नसें कितनी फूलती है उसके ऊपर है। जैसे ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि बारीक-बारीक छोटी नसें रहती है, जाँघ पे रहती है, पैर पे रहती है, जो हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। काफ़ी सारी लेडीज़ को रहते हैं। ये बेसिकली एक कॉस्मेटिक इश्यू है। दिखता है, बुरा दिखता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ज़्यादा उससे तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, खड़े रहने का होता है, धीरे-धीरे ये नस फूलते जाती है और ये धीरे-धीरे बड़ी हो जाती है। तो ये जब बड़ी हो जाती है 3 मिलीमीटर से ज़्यादा, तब ये वेरिकोज़ वेन्स होती है, और उसके बाद ये वेरिकोज़ वेन्स में प्रॉब्लम होने चालू होती है। चालू हो जाते हैं। तो आपने कहा ये कॉस्मेटिक इश्यू तो है ही क्योंकि ये दिखने लगता है। उसके अलावा ये कितनी सीरियस हेल्थ कंडीशन है? काफ़ी सीरियस है। तो जैसे मैंने बताया, ये नसों के अंदर गंदा खून ऊपर जाने के बदले नीचे आता नीचे है। आता है। जैसे टाइम जाता है धीरे 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 ये नस के अंदर प्रेशर बढ़ता है और नस तलिए तक पहुंच जाती है। अब तलिए के आगे तो जा नहीं सकती है, तो अब क्या होता है, शाम के वक्त पैरों के अंदर सूजन आ जाती है। शाम को जब सो जाते हैं पेशेंट, सुबह उठते पैर में कोई सूजन नहीं रहती, हुँ, वापस शाम को हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग में होता है, और प्रेशर बढ़ जाता है तो थोड़ा गंदा खून चमड़ी में निकलने लगता है, हुँ, धीरे धीरे चमड़ी काली होने लगती है। हुँ, आपको हैरानी होगी जानने से कि 90% केसेस जिनको पिगमेंटेशन हुँ, होता है एंकल के आगे, हुँ, मतलब चमड़ी काली होती है, उसका बेसिक कारण होता है वेरिकोज वेन्स। हुँ, अब हुँ, इसके बाद और भी चीज़ होती है, हुँ, चमड़ी अपनी जो है वो ड्राई हो जाती है, हुँ, वहाँ खुजली आने लगती है जिसको कहते हैं वीनस एक्जिमा, हुँ, हुँ, और उसके बाद ये चमड़ी फट के वहाँ
अल्सर हो जाता है, जख्म हो जाता है। अब ये जख्म एक बार हो गया तो बहुत दर्द करता है और महीनों लगते हैं इसको अच्छा होने में। इसके अलावा दो और प्रॉब्लम है जो वेरिकोज वेन्स के अंदर हो सकते हैं, जो लोगों को शायद पता नहीं है। अब सारा दिन नसों के अंदर गंदा खून तो भरा ही रहता है, तो कभी कभी इसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, और जैसे ये रात को सोते हैं, पैर ऊपर रखते हैं, खून वापस ऊपर जाता है, ये क्लॉट टूट के हार्ट के अंदर जाता है, फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देता है, और एक कंडीशन बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और 50% लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म से तुरंत गुजर जाते हैं। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। और आखिर एक और चीज़ होती है कि जो बारीक बारीक नसें रहती है, स्पेशली नीचे फुट के आगे, तलियों के आगे, कभी ये फुट सकती है और इससे ब्लीडिंग काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो वेरिकोज वेन्स ज़्यादातर लोगों में तो कॉस्मेटिक रहती है, लेकिन जिनको ज़्यादा होती है, इनमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, इसके कुछ अर्ली साइंस या सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं जिससे वेरिकोज वेन्स होने की संभावना हो सकती है पेशेंट को? जी, आपकी सही बात है, लेकिन वेरिकोज वेन्स एक अलग टाइप की बीमारी है। 40% लोगों को बड़ी-बड़ी नसें रहती है, कोई सिम्पटम्स रहते ही नहीं है। हमारे पास आखिर में आते क्लॉट लेके या इन्फेक्शन लेके या नस फूटने की वजह से। दूसरे जो लोग होते हैं उसमें डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे शाम के वक्त पैर भारी हो जाते हैं, वजनदार हो जाते हैं, दुखने लगते हैं, रात को जब सोते हैं तो नस पे नस चढ़ती है, क्रैम्प्स कहते हैं हम उसको, करेक्ट, बर्निंग सेंसेशन होता है, और जैसे मैंने आगे आपको बताया ब्लीडिंग होता है, अल्सर वगैरह तो होते ही हैं। तो एक और चीज़ जो लोगों को ज़्यादा नहीं पता है कि रात को काफ़ी लोग कंप्लेन कर, जब मैं सो जाता हूँ डॉक्टर साहब, तो मेरा पैर बहुत हिलने लगता है, जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ओके। और 50% केसेस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम अंडरलाइंग वेरिकोज वेन्स की वजह से होते हैं। अब ये पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हर एक वेरिकोज वेन्स बाहर से तो दिखती नहीं है, अंदरूनी रहती है। बाहर से दिखे तो पता चले, दिखती नहीं है, तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का भी कारण वेरिकोज वेन्स हो सकता है। So I think the question then comes is कि वेरिकोज वेन्स होने के बाद मेडिकल एडवाइस कब लेना चाहिए? तो इसमें दो टाइप के पेशेंट रहते हैं। एक जिनको कोई सिम्टम्स है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, करेक्ट, लेकिन उनकी नसें बहुत ज़्यादा फूल गई है, तो इसके जैसे मैंने बताया क्लॉट होने के चांसेस है, डेंजरस है, तो वो तो जाना चाहिए। सेकेंडली, काफ़ी लोगों के पैरों की चमड़ी काली हो जाती है, ये समझते कि स्किन की बीमारी है, कोई ऑइंटमेंट लगाते रहते सालों साल जब तक जख्म हो जाता है। तो ये दो टाइप के केसेस होते हैं जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते, लेकिन आपको डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरे जो पेशेंट होते हैं जिसको तकलीफ होती है, तो डेफिनेटली वेन स्पेशलिस्ट को बताना जरूरी है। तो आप इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। आपको पता है, एक सोनोग्राफी के बारे में आपको तो पता है, हर एक पेशेंट ने कभी तो कभी सोनोग्राफी किया होगा। तो एक स्पेशल टाइप का सोनोग्राफी होता है नसों का, जिसको हम वीनस डॉपलर स्टडी कहते हैं। अब वीनस डॉपलर स्टडी में बहुत कम समय में पता चल जाता है कौन से वाल्व बिगड़ गए हैं, कौन से वाल्व लीक हो रहे हैं, कौन सी नसें फूल गई है, कहाँ की नसें फूल गई है, और इसका इलाज करना ज़रूरी है कि नहीं, और किस तरह इलाज करना है। तो ये सब जानकारी हमको सोनोग्राफी स्टडी से आसानी से मिल जाती है। और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिर, मतलब ये कोई एक ही तरीका होता है कि यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज? नहीं, इसमें तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोगों को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास तो काफ़ी सारे पेशेंट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जिसको और कोई ज़रूरत होती नहीं। लेकिन कुछ लोगों को जो दर्द होता है, पैर में तकलीफ होती है, तो काफ़ी सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में भी, आयुर्वेदिक में भी, होम्योपैथिक में भी, यूनानी में भी, जिससे अर्ली स्टेजेस वेरिकोज में पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा हम स्पेशल टाइप के मोजे यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टॉकिंग्स, और वेरिकोज के स्पेशल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं। अब यहाँ मुझे एक चीज़ बताना ज़रूरी है, जब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको स्टॉकिंग की ज़रूरत है, वो केमिस्ट पे जाके स्टॉकिंग खरीद लेते हैं। ये सही नहीं। आपके पैर के मेजरमेंट के हिसाब से वो स्टॉकिंग लेना चाहिए। वो जो प्रेशर आना चाहिए पैर पे, वो सही प्रेशर आना चाहिए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों को अर्ली स्टेज वेरिकोज वेन्स होती है, डेफिनेटली कुछ दवाइयों से और स्टॉकिंग से थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन इससे बीमारी बढ़ने से रोकने के कोई चांसेस नहीं रहते। बीमारी बढ़ने वाली ही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेना, और उसके बाद और जितने स्टेज अर्ली अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे तो चांसेस है कि आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े और दवाई से ही काम चल जाए। सही बात है।
डॉक्टर पडारिया, इंडोवेनस लेजर थेरेपी आपने इंडिया में पहली बार परफॉर्म किया 2003 में, और उसके बाद अभी तक 20,000 केसेस आप कर चुके हैं। तो ये प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे होता है, कितना समय लगता है और पेशेंट को कितने समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? तो पहले तो बताना चाहता हूँ कि वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारी आधुनिक मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं और लेज़र इसमें से एक है, जो कि लेज़र चालू किया था 2001 में अमेरिका में, न्यूयॉर्क में पहला केस किया गया था और उसके 2 साल के अंदर ही हमने जसलोक में फर्स्ट केस इंडिया का किया 2003 में। आज तक जितनी भी वेन सोसाइटीज़ है दुनिया की, सबने माना है कि आज तक लेज़र की ट्रीटमेंट जो है वो सबसे सही है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग है और सबसे इफ़ेक्टिव है। तो ये लेज़र का फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ तो आपको पता है, पहले हम लोग जो ट्रीटमेंट करते थे वो ऑपरेशन से करते थे। काट के नस निकाल डालते थे। उसमें कट थे, स्टिचेस थे, इन्फेक्शन के चांसेस थे, एनेस्थीसिया देना पड़ता था। लेज़र का फ़ायदा ये है कि न तो कोई कट होता है, न तो कोई स्टिच होता है। सब काम बारीक सुई से, लेज़र वायर से हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया दे के करते हैं, स्पाइनल भी ज़रूरत नहीं होती है और टोटल काम 20 मिनट के अंदर हो जाता है। उसके बाद एक मोजा पहना देते पेशेंट को, पेशेंट उठ के चलने लगता है, उसी दिन से अपना सब काम कर सकता है। तो इससे अच्छी ट्रीटमेंट कैसी हो? एंड बिकॉज़ ही डज़न्ट हैव टू स्टे मोर, बाकी सारे जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस या खर्चे भी कंट्रोल में रहते हैं। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। और इसका कोई रिस्क, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेशेंट्स को होता है? देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट हो दुनिया में, सर्जिकल या हुँ, नॉन सर्जिकल, हुँ, उसमें थोड़े रिस्क तो रहेंगे ही। ऐसा कोई ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है कि 100% विदाउट सेफ, रिस्क। विदाउट रिस्क है। तो इसमें पहली चीज़ है कि इन्फेक्शन, तो हम हर एक पेशेंट को इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देते हैं। सेकंड है दर्द, हम हर एक पेशेंट को पेन किलर देते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग तो दूसरे दिन से पेन किलर बंद ही कर देते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके अलावा बहुत रेयर चांस है कि ट्रीटमेंट के टाइम कभी ब्लड क्लॉट छोटा वेन में हो, तो 10 या 20,000 केस में एक केस ऐसा कभी हो सकता है। और कभी एक दूसरी नस होती है पैर में जिसको नर्व कहते हैं, उसके ऊपर भी कभी इफ़ेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सेंसेशन लॉस होता है, थोड़ी जलन जैसी होती है, ये 15 दिन, 20 दिन रहता है, अपने आप से निकल जाता है। तो कोई पेशेंट को कहना कि कोई रिस्क नहीं है, ये सही नहीं है, वो बहुत कम रिस्क है। करेक्ट। और ऑल्सो अगर पेशेंट लेट समय पर हॉस्पिटल में पहुँचे, तो ऑब्वियसली उसके अपने रिस्क तो होंगे। अभी देखिए, कोई पेशेंट को सीवियर डायबिटीज़ है, किडनी फेलियर है, लंग फेलियर है, बहुत मोटा है, उसको पहले डीवीटी हो चुकी है, कोई ब्लड का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली रिस्क तो थोड़ा रहेगा ही। लेकिन फिर भी हमको रिस्क किस तरह देखना है कि ऑपरेशन का रिस्क क्या है और लेज़र का क्या है, तो इसका तो बहुत ही कम है और जिसको ज़रूरत है तो करना ही है। डॉक्टर, वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट के फ्यूचर के बारे में थोड़ा बताइए, और उसमें क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो रही है? तो इस जगह पे मैं 1-2 पॉइंट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक आधुनिक और न्यूअर ट्रीटमेंट सबसे बेहतर हो। न्यू ट्रीटमेंट डज़ नॉट मीन नेसेसरीली बेटर ट्रीटमेंट। और उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। एक नई ट्रीटमेंट आई है 5-6 साल से जिसको बोलते हैं वीनासील या ग्लू ट्रीटमेंट। तो एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं साइनोएक्रिलेट। ये हम नस में डाल देते हैं, तो जैसे वो नस में डालते हैं, वो नस तुरंत बंद हो जाती है क्योंकि ये केमिकल जो है वो सीमेंट जैसा हो जाता है, फेविकोल समझ लो। अच्छा, तो ये तुरंत नस बंद हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें लोकल एनेस्थीसिया भी बहुत कम देना पड़ता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये सीमेंट ज़िंदगी भर आपकी नस में रहेगा। इसलिए हमको ये नहीं पता कि इसके एलर्जिक रिएक्शंस कितने रहेंगे। आगे जाके कैंसर जैसी कोई बीमारी क्या हो सकती है 10, 15, 20 साल के बाद, ये नहीं पता। और जो पतले-दुबले लोग रहते हैं, उसमें जब ये सीमेंट रह जाता है, तो उसको तो वो मालूम ही रहता है कि भई ये नस यहाँ फूली हुई है और दुखती है। तो कुछ केसेस के अंदर डेफ़िनिटली वीनासील का फ़ायदा है, कुछ केसेस के अंदर नहीं। फ्यूचर आप पूछो, तो मुझे लगता है कुछ सालों के अंदर एक नई टेक्निक आने वाली है जिसको बोलते हैं हाईफू, हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो बाहर से जिस तरह आप सोनोग्राफी करते हो, उसी तरह हम सोनोग्राफी करेंगे और इसकी एनर्जी डायरेक्टली चमड़ी के थ्रू से जाके नस तक जाएगी हाँ, और नस को डायरेक्टली बंद कर देगी। ओके, तो इसमें नीडल डालने की ज़रूरत भी नहीं, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये मशीन तो ऑलरेडी आ चुका है प्रैक्टिस में, ओके, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। हुँ, ये अर्ली स्टेज है। हमें लगता है कि और 5-7 साल लगेंगे जब तक ये आम लोगों को
अफोर्डेबल हो जाए। अफोर्डेबल हो जाएगा। सही है, सही है। एनी केस यू वांट टू टेल अस अबाउट जो आपके करियर में आपको बहुत याद आता हो कि बहुत ऐसे खास था, स्पेशल था, या समथिंग यू थॉट यू नेवर सॉ बिफोर? एक केस मुझे याद है, इंडिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हमारे पास आई थी और हमने ज़िंदगी में आज तक किसी को जनरल एनेस्थीसिया दिया नहीं है, सबको लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन ये लेडी इतनी डरती थी कि सुई देख के वो चिल्ला उठती थी। तो कोई रास्ता ही नहीं था कि इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो हमें याद है कि एक ही पेशेंट था हमारी लाइफ के हिस्ट्री में ये केस कि भाई उसको हमने एनेस्थीसिया दिया और एनेस्थीसिया के अंदर हमने केस किया। तो क्वाइट यूनिक। यूनिक केस है। बाकी उसके सिवा एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती नहीं है। वो बहुत खुश है और इतने साल हो गए अभी भी उसका वेरिकोज एकदम परफेक्ट है, कभी वापस आया नहीं है। डॉक्टर, वेरिकोज वेन्स का रिस्क किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है, या फिर ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपके वाल्व कितने कमज़ोर हैं। समझो जन्म से बहुत सारे वाल्व कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो जैसे आप चलने लगोगे और खड़े रहने लगोगे, वो लीकेज चालू होगा। तो हमने तो 8 साल के पेशेंट में भी लेज़र किया है, 10 साल के पेशेंट में भी लेज़र किया है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि ये बीमारी 25, 30, 40 साल के बाद ही अच्छा, उभर के 25, आती 30, है। 40 तो यंग हो गया। यस, तो उसके बाद आती है और उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग बहुत लेट आते हैं। अर्लियर द बेटर। अर्लियर द बेटर। वो कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं और उसके बाद उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए कि आपके पैर को कोई नुकसान ना हो। एंड कॉस्मेटिकली आल्सो इट मैटर्स इन दैट एज स्पेशली। आजकल देखिए यंगर क्राउड तो स्कर्ट्स पहनना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, तो ये नसें तो बहुत बुरी दिखती है और हम भी क्या एक लिमिट तक उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी आओगे उतना हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। और एक चीज़ तो सही है कि अर्ली ट्रीटमेंट करने के बाद आपको दिखेगा नहीं कि आपको कभी वेरिकोज थी। इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। डॉक्टर पटेल, लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन। सो वेरिकोज वेन्स, ये क्या, यू सेड दैट थोड़ा उसका अनुवांशिक है, बट ये लाइफस्टाइल से कितना जुड़ा है और क्या ये प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज एक बार वाल्व बिगड़ गया तो बिगड़ गया। लेकिन डेफिनेटली उसका प्रोग्रेशन जो है उसको हम थोड़ा स्लो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहली चीज कि आपका वजन बहुत ज्यादा है तो लाजमी है कि वो प्रेशर और वाल्व पे जाएगा, तो आप वजन कंट्रोल कीजिए। सेकेंडली वॉकिंग कीजिए। तो वॉकिंग क्यों करना है? क्योंकि जब आप वॉकिंग करते हो तो पैर के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं और वो दबा के गंदे खून को वापस हृदय की तरफ फेंकते हैं। तो वॉकिंग जरूरी है। तीसरा, कुछ लोगों का काम है सारा दिन ऑफिस में बैठे रहना, अगेन खून जमा रहता है तो वाल्व के ऊपर प्रेशर आता है। तो बीच बीच में उठ के आप चलिए, थोड़ा मूवमेंट जरूरी है, फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। कुछ लोग का काम ऐसा है जैसे आर्मी, पुलिस, लिफ्ट ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट, सारा दिन खड़े रहते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा चला कीजिए। बराबर। लास्टली, यंग लोग आजकल बहुत हाई हील्स पहनते हैं। कंटिन्यूस हाई हील्स पहनने से क्या होता है? लड़कियां और उसकी वजह से क्या होता है कि पैर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का, काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अगेन उनके अंदर वेरिकोज वेन्स काफी उभर के आती है। तो ये आपको थोड़ा प्रिवेंट, पहनिए जरूर हाई हील्स, लेकिन फंक्शन के टाइम पहनिए, सारा दिन बंद पहनिए, रोज मत पहनिए। एंड वेट कंट्रोल, ऑफ कोर्स। वेट कंट्रोल जो मैं बताया, वजन तो कम करना ही है, सवाल ही नहीं। सो डॉक्टर पटारिया, फीमेल्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो डेवलप वेरिकोज वेन्स, सो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है प्रेगनेंसी में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। एक की बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके वजह से वाल्व के ऊपर असर हो जाता है, नसें फूल जाती है और जो वाल्व बीच में मिलने चाहिए वो अलग हो जाते हैं, इसमें लीकेज होती है। दूसरी चीज कि यूट्रस जब बढ़ता है उसका प्रेशर भी नसों के ऊपर आता है। तो नॉर्मल आप देखोगे तो 5 में से 1 लेडीज को वेरिकोज वेन्स डेफिनेटली प्रेगनेंसी में होगी, लेकिन डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आपके 2 बच्चे हैं तो आपको लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस 30% है, 30%। और 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो 50% लेडीज को वेरिकोज वेन्स होगी। तो जितनी ज्यादा प्रेगनेंसीज उतना ज्यादा चांस है वेरिकोज वेन्स होने का। सो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। तो लेडीज को देखना चाहिए कि भाई ये वेरिकोज वेन्स बढ़ती जाए तो भाई उसको रोक लो, क्योंकि आगे जाके ये तो किचन वगैरह में काम करते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनको तकलीफ होने वाली है। करेक्ट। So doctor, let's now move to the rapid fire question round. First question is, do your friends constantly ask you, is this vein normal, or send you pictures? अभी आपको पता है डॉक्टर की जिंदगी ऐसी है,
प्लेन में भी बैठो तो पूछते हैं डॉक्टर मेरे को ये हो गया वो हो गया, तो जो समझते हो जब पता चलता है कि आप वेरिकोज वेन्स वाले हो तो पैर ही दिखा देते, पिक्चर की बात अलग है. What's one weird vein fact that blows people's mind every time you say it? People think that only the arteries cause major diseases in the body, and they think heart attack and paralysis and gangrene are the major diseases. They are surprised to know that vein diseases are more common than arterial diseases, and they can cause more of disability and more of long-term complications than arterial diseases. But because this fact is not so well known, vein is basically a neglected cousin in the Yeah, cardiovascular but I hope they system. will not take it lightly after They should not this. take it lightly. What's the amazing fact about blood vessels that most people don't know? Okay, let me tell you something which even doctors don't know. You know the arteries, right? In a normal individual, the length of the arteries is 10,000 kilometers in the body, and the length of the veins is 10,000 kilometers. And in between the arteries and veins are tiny blood vessels which connect them, which are called capillaries. The length of the capillaries in a normal individual is 80,000 kilometers. So, this is a huge network of blood vessels, and therefore, you'll understand when I say that vascular disease are such a common problem. If you could add one upgrade to the human vascular system, which one would it be? So, I think what is necessary for the future is development of newer normal blood vessels. And I think that is going to come across by the introduction of stem cell therapy, whereby you inject the body's own stem cells into those areas where the blood vessels are damaged, and newer normal blood vessels are developed. And this already has reached quite an advanced stage. And I think it's a matter of some time before this becomes a reality. Okay, I think that will improve the treatment and Absolutely. options. If you could study veins in any other species, which one would it be? Octopus, alien, or vampire? I think octopus, 8 legs, lots of veins, more work. Challenging. Challenging. What is tougher, fixing a stubborn vein or explaining someone walking is better than sitting all day? No, fixing a vein is easier. You tell somebody to walk, he'll walk for 2 days, उसके बाद भूल जाता है, कोई चलता नहीं है. Even if you know what are the They advantages. don't bother. If Dr. Padaria was not a vascular specialist, what would he be? My father was a professor of medicine. And since I was about 5 years old, I used to accompany him every Sunday on his hospital rounds. So since that time, I always wanted to become a doctor, and I always wanted to become a heart specialist. So I don't really think I'd be anything else apart from a heart specialist. So, Dr. Padaria, what is your message to the audience today? So for those watching this today, my message is please don't neglect your veins. If you have varicose veins, if you have dilated veins, if you have dark skin around your ankles, swelling around your ankles, please don't neglect this condition. It will cause a lot of harm. It will permanently damage your legs. Consult a vein specialist at the earliest and get yourself treated. This is not something which is to be neglected. Thank you. So, thank you, Dr. Padaria, for explaining us in very simple and clear language about varicose veins. आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. My pleasure. Thank you so much. Thank you. Just Health. For the people, by the experts, by Just Look Hospital. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy and stay tuned to Just Health for the people, by the experts, by Just Look Hospital.